हमने क्या पढ़ा है इस पाठ में? जैविक खाद। ठीक है। अब जैविक खाद में हमने कौन कौन से खाद पढ़े हैं? एक तो पढ़ा है हमने कौन सा? गोबर खाद, गोबर का खाद। दूसरा पढ़ा है हमने कौन सा? कंपोस्ट। और तीसरा पढ़ा है हमने कौन सा? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। इन तीनों को हमने अलग अलग पढ़ा है, गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। अब देखो, गोबर की खाद से क्या तात्पर्य है? गोबर की खाद का मतलब क्या है? जो घर के अंदर पशु रहते हैं, कौन कौन, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, इनका जो ठोस मल है उसे क्या कहते हैं? गोबर। ठीक है। और जो मूत्र है और जो बिछावन है, बिछावन से मतलब क्या है? बचा हुआ चारा, या पशु के नीचे जहाँ वो पशु बैठता है वहाँ पर जो मिट्टी वगैरह है, जो भी हमने फूस वगैरह बिछा रखा है, वो सब क्या है? बिछावन है। इन सब से जो तैयार किया गया खाद है वही कौन सा खाद कहलाता है? गोबर की खाद कहलाती है। ठीक है। दूसरा हमने देखा कंपोस्ट। तीनों को तुलनात्मक रूप से याद रखना है। ठीक है। कंपोस्ट का मतलब क्या है कि जो घरेलू कचरा है, जिसमें केवल हम कौन सा कचरा लेंगे? कार्बनिक कचरा। कार्बनिक कचरे का मतलब सब्जियां हैं बेकार की, या फिर पत्ते वगैरह हैं, फसल के अवशिष्ट हैं, फसल अवशिष्ट में पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की जो भी बेकार के गड़ गए पेड़ पौधे हैं जो काम के नहीं हैं, या फिर जो दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन सब को केवल इसमें कौन से अपशिष्ट लेंगे? कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। उनको कौन? जीवाणु। जीवाणु भी दो तरह के होते हैं, एक तो वायवीय जीवाणु और एक अवायवीय जीवाणु के द्वारा उनको सड़ा करके जो खाद तैयार किया जाता है वो कौन सा खाद कहलाता है? कंपोस्ट खाद। समझ में आ गई बात? जो भी कचरा है, घरेलू कचरा है, कार्बनिक कचरा है, बेकार का कचरा है, ठीक है, फसल के जो भी अवशिष्ट हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, कड़ब है, फूस है, चारा है, इन सब को वायवीय और अवायवीय जीवाणु सड़ा करके, विघटित करके किस में बदल देते हैं? बारीक चूर्ण में बदल देते हैं, बारीक खाद में बदल देते हैं, जिसको कौन सा खाद कहते हैं? हम कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात आती है किसकी? वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी, नाम में क्या आ रहा है? वर्मी। वर्मी का मतलब ये केंचुए से बनाया गया कंपोस्ट है, केंचुए से बनाया गया खाद है। जो गोबर है, या जो घास फूस है, या जो चारा है, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको केंचुआ क्या करता है? खाता है। और खा करके इनको किस में परिवर्तित कर देता है? वो किस में परिवर्तित कर देता है? वो खाद में, जिसको कौन सा खाद कह देते हैं हम? वर्मी कंपोस्ट। क्या कह देते हैं उसको? वर्मी कंपोस्ट। तीनों समझ में आ गए? अब देखो, गोबर की जो खाद है, गोबर की खाद के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं? गोबर की खाद में प्रमुख अवयव कौन कौन हैं? एक तो होता है बिछावन, एक होता है गोबर, और एक होता है मूत्र। ठीक है। मुख्य अवयव ये तीन हैं। गोबर की खाद जब बनाएंगे अपन तो इन तीन अवयवों का उपयोग करते हैं, बिछावन का, गोबर का और मूत्र का। बिछावन से मतलब समझते हैं आप? बचा हुआ चारा है, घास फूस है, कड़बी है, पशु के नीचे जो बिछाया गया है, जहाँ पशु बैठता है वहाँ की मिट्टी है ना, ये सब चीज़ किस में आ जाती हैं? बिछावन में आ जाती है। गोबर और मूत्र, इन तीनों का उपयोग करते हैं गोबर की खाद बनाने के लिए।
गोबर की खाद में पौधों के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों पाए जाते हैं किसमें? गोबर की खाद। इसके अलावा गोबर की खाद के अंदर जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रा में जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो भी पाए जाते हैं गोबर की खाद में, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैल्शियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, जिसमें कॉपर भी है, जस्ता भी है, आयरन भी है। ठीक है, ये सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसमें सल्फर भी आ जाता है, गंधक भी आ जाता है ना। ये सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं गोबर की खाद। यानी गोबर खाद में जो भी पोषक तत्व पौधों को चाहिए ना, वो सारे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम किसकी? कंपोस्ट की। कंपोस्ट के अंदर भी जो मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कंपोस्ट में भी पाए जाते हैं। इसमें भी सभी पोषक तत्व जो पौधों के लिए चाहिए वो होते हैं कंपोस्ट के अंदर भी। ठीक है, कंपोस्ट जब बनाएंगे हम तो कौन कौन सी विधियों से बनाएंगे उसकी बात करेंगे। कंपोस्ट दो तरह के पदार्थों से बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया तुमको। एक तो हम काम में लेते हैं घरों से निकला हुआ कचरा, और एक काम में लेते हैं फसल का अवशिष्ट। एक तो क्या काम में लेते हैं? फसल अवशिष्ट, और दूसरा काम लेते हैं घरेलू कचरा। घरेलू कचरा जो भी है, कार्बनिक कचरा, वो काम में ले सकते हैं, और फसल के जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनका उपयोग करते हैं कंपोस्ट को बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्ट, जब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की, तो यहाँ दो तीन परिभाषाएं हमें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए हमें क्या? वर्मी कल्चर, क्योंकि जब वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो हमें केंचुओं का पालन करना पड़ेगा, केंचुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और केंचुओं का पालन करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। केंचुओं का प्रजनन है, केंचुओं का रखरखाव है ना, ये सब क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। तो सिंपल सी बात है, वर्मी कल्चर का मतलब केंचुओं का पालन। केंचुओं का पालन क्या है? वर्मी कल्चर। दूसरी बात ध्यान रखनी है हमको, वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? देखो, जब केंचुए से हम वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुए भी होंगे, केंचुओं के कोकून भी होंगे। तो कंपोस्ट को, केंचुओं को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्मी कंजर्वेशन। कंपोस्ट से केंचुओं को और कोकून को क्या करना? अलग करना क्या कहलाता है? वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। क्योंकि अपन खाद के रूप में किसको काम में लेंगे? खाद के अंदर तो कंपोस्ट को ही काम में लेंगे, केंचुओं का उपयोग फिर दोबारा से खाद तैयार करने में करेंगे। इसलिए उनको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं, ताकि फिर उनको दोबारा काम में ले लें खाद बनाने के लिए। तो केंचुओं को और कोकून को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, और कंपोस्ट को अलग कर लेते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कंजर्वेशन। क्या कहलाती है? वर्मी कंजर्वेशन। ठीक है, इसके बाद में एक बात ध्यान रखनी है तुमको, वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट क्या होता है? वर्मी कास्ट, केंचुए क्या करते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं? ये खाते हैं। खा करके वो जाता है इनकी आमाशय के अंदर, और वहाँ पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया के द्वारा वहाँ रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, जिससे ये जो खाया हुआ पदार्थ है वो बदल जाता है सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकलता है फिर। ठीक है, और उसके साथ क्या होते हैं? और कोकून भी होते हैं। इन सब को मिलाकर के क्या कह देते हैं? वर्मी कास्ट। क्या कह देते हैं? वर्मी कास्ट कह देते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वर्मी कास्टिंग। क्या कहेंगे? वर्मी कास्टिंग। समझ गए? तो वर्मी कास्ट का मतलब क्या हो गया? केंचुए
के द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म गोलिकाएं, ठीक है, कोकून, ठीक है, और उसमें केंचुए, ये सब मिलाकर के क्या कहलाते हैं? वर्मी कास्ट। क्या कहलाते हैं? ये वर्मी कास्ट। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वर्मी कास्टिंग कहेंगे। समझ में आ गया? वर्मी कास्ट का मतलब समझ में आ गया सबको? अब देखो, हमने गोबर की खाद बनाने, वापस अपन गोबर की तरफ आते हैं। गोबर की खाद बनाने की 3 विधियां पड़ी हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां, उनकी बात करेंगे। फिर कंपोस्ट खाद बनाने की भी हमने 3 विधियों की बात की थी, जिसमें हम एक विधि पढ़ेंगे, कौन सी? नाडेप की विधि। और वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है उसको, इन तीनों को अपन तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो याद करने में हमें क्या रहेगी? सुविधा रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब गोबर की खाद कैसे तैयार करते हैं उसको देखते हैं अपन पहले। गोबर की खाद तैयार करने की विधियां, इसमें पहली विधि तो कौन सी है? साधारण प्रचलित विधि या सामान्य प्रचलित विधि। दूसरी विधि कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि। और तीसरी विधि कौन सी है? ट्रेंच विधि, या ट्रेंच को हिंदी में बोलते हैं खाई, खाई विधि। ठीक है। अब सामान्य प्रचलित विधि, साधारण विधि, जिसका उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं गाँवों में खाद बनाने लिए। गोबर की खाद तैयार करने की जो सामान्य विधि है, जिसका गाँव के अंदर जो पशु को पालते हैं वो इस विधि के द्वारा ही गोबर की खाद तैयार करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? पशुओं का जो भी बिछावन है, ठीक है, पशुओं का जो भी बिछावन है, बचा हुआ चारा है, ठीक है, घास फूस है, पशु के नीचे बिछी हुई जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें मिट्टी के अंदर वो मूत्र वगैरह जो है वो सोखा हुआ मिट्टी के अंदर सोख लेता है, उसको उठा करके अपन क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित कर लेते हैं और उसमें गोबर भी डालते हैं। लेकिन इस विधि में गोबर की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। गोबर की मात्रा क्या रहती है? यहाँ पर कम रहती है। गोबर को दूसरे कामों के लिए उपयोग में ले लिया जाता है। ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं उसमें? ज़्यादातर क्या होता है उसमें? बिछावन होता है, बचा हुआ चारा होता है, या फिर वहाँ की जो मिट्टी होती है बाहर, जो भी अपन वहाँ से झाड़ू निकाल करके वो सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह की जो विधि है वो कौन सी विधि कहलाती है? सामान्य प्रचलित विधि। साधारण विधि है जिसका हम सभी घरों के अंदर उपयोग करते हैं, जो पशु को पालते हैं वो सब। लेकिन इस विधि से जो गोबर की खाद तैयार होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है। और इस विधि से जो गोबर की खाद तैयार करते हैं ना, वो खाद पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि अपन उसको डालते रहते हैं और फिर जब हमें खेतों में डालना होता है तो वहीं से उसको ताज़ा गोबर को भी अपन खेतों में ले जा करके डाल देते हैं। गोबर की खाद पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहती है? कम रहती। ठीक है। इसके बाद में दूसरी विधि का उपयोग करेंगे हम। कौन सी विधि का? संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि के द्वारा गोबर की खाद तैयार करते हैं। संशोधित गड्ढा विधि नाम में ही है गड्ढा विधि, यानी इसमें अपन क्या करेंगे? गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं इसमें? गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा 1, 2, 3, ये ध्यान रखेंगे। 1 मीटर तो क्या करेंगे? गहरा। 2 मीटर क्या करेंगे? चौड़ा। 3 मीटर क्या करेंगे? लंबा। एक पशु के लिए इतना गड्ढा पर्याप्त रहता है। गड्ढा खोद लेंगे 1 मीटर तो गहरा
3 मीटर, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबाई का गड्ढा खोद लिया जाता है। लेकिन जब ये गड्ढा खोदेंगे तो अपन उस जगह को भी ध्यान में रखेंगे। गड्ढा ऐसी जगह खोदेंगे जो कहाँ पर हो, ऊंचाई पर हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अपन अगर नीची जगह गड्ढा खोद देंगे तो गोबर के उस गड्ढे के अंदर जिसमें अपन गोबर की खाद बनाएंगे वहाँ पर बरसात का पानी आकर के इकट्ठा हो जाएगा और गोबर की खाद तैयार नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, गड्ढा ऐसी जगह खोदेंगे जो ऊंचाई पर हो, जहाँ पर बरसात का पानी जाकर के इकट्ठा नहीं हो। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो गड्ढा खोद लेंगे। अगर रेतीली मिट्टी है, मिट्टी रेतीली है, तो उस गड्ढे को क्या कर देंगे हम, नीचे से पक्का कर देंगे ताकि मिट्टी नहीं जाए और गोबर का जो पोषक तत्व हैं वो भी मिट्टी के अंदर रिस करके नहीं जाए। अगर अपन उसी के अंदर डाल जाएंगे तो गोबर के पोषक तत्व मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पक्का करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसी जगह खोदेंगे जहाँ रेतीली मिट्टी ना हो, चिकनी मिट्टी हो। अगर चिकनी मिट्टी है तो फिर उसको पक्का करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। गड्ढा खोद लेंगे इस साइज का एक पशु के लिए। पशु ज़्यादा है तो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ा देंगे। फिर इस गड्ढे में नीचे ही नीचे, सबसे नीचे, सबसे पहली परत किसकी बनाएंगे हम, बिछावन की। पहली परत किसकी होगी, बिछावन की होगी। फिर दूसरी परत में क्या डालेंगे, गोबर। फिर क्या डालेंगे, बिछावन। और फिर क्या डालेंगे, गोबर। इस तरह इस प्रक्रिया को बार बार करते जाएंगे। समझ में आ गई बात। पहली परत बनाएंगे गड्ढे में किसकी, बिछावन की। फिर उसके ऊपर डालेंगे गोबर, फिर बिछावन, फिर गोबर, फिर बिछावन, फिर गोबर। इस तरह इस प्रक्रिया को अपन ऊपर तक उस गड्ढे को क्या कर देंगे, भर देते हैं। गड्ढे को भर देंगे पूरा। ठीक है, गड्ढे को इतना भर देंगे कि वो 50 मीटर की ऊंचाई तक चला जाए। जितना गड्ढा है ना उससे भी कितनी ऊंचाई कर लेंगे हम उसकी, 50 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई कर देंगे उसकी, 50 सेंट। गड्ढा पूरा धरातल के जो ज़मीन है ना उसके बराबर करने के बाद उसको 50 सेंटीमीटर तक ऊंचा कर देंगे। ठीक है, ऊंचा करने के बाद फिर उसको बाहर से क्या कर देंगे हम, उस ढेर को समतल करके और बाहर से उसको गोबर से क्या कर देंगे, लीप देंगे उसको बिल्कुल, ताकि ऊपर का जो पानी है उसकी शेप भी ऊपर से अपन थोड़ी उस तरह कर देंगे ताकि बरसात का पानी उसके अंदर ना जा पाए, गड्ढे के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरह उसको भर करके छोड़ देंगे। 5-6 महीने में खाद क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। फिर उस खाद का खेतों में उपयोग कर पाएंगे, कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझेंगे एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा कहाँ खोदेंगे, ज़मीन से उस जगह खोदेंगे जो ज़मीन से क्या हो, ऊपर की ऊंचाई वाली जगह पर खोदेंगे। ठीक है, रेतीली मिट्टी है तो उसको क्या कर देंगे, पक्का करेंगे। चिकनी मिट्टी है तो पक्का करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर किस तरह बिछाएंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले बिछावन, बेकार का चारा है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, कड़वी है, जो भी है उसको नीचे बिछाएंगे। फिर उसके ऊपर गोबर, फिर उसके ऊपर बिछावन, फिर गोबर। इस प्रक्रिया को बार बार करते रहेंगे। उसमें ये ध्यान रखेंगे बिछावन जो है ना उसकी जो मोटाई है वो कितनी करेंगे अपन, 10 से 20 सेंटीमीटर तक। और गोबर की जो परत है उसकी मोटाई कितनी करेंगे, 75 से 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये नहीं कि इसको मोटा कर देंगे इसको पतला कर देंगे, ये कम होगा ये फिर ज़्यादा होगा। ये तो ज़्यादा 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही रखेंगे इसको, तो केवल बिछाना है नीचे अपन को उसको। और फिर उसके ऊपर गोबर की 75 से 100 सेंटीमीटर तक गोबर भरेंगे। फिर वही 10 से 20 सेंटीमीटर बिछावन, फिर उसके ऊपर 75 से 100 सेंटीमीटर तक गोबर। और ऊंचाई कितनी कर देंगे, गड्ढा भरने के बाद कितनी ऊंचाई तक भरेंगे उसको, 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। कितने समय में हो जाए खाद तैयार, 5 से 6 महीने में खाद तैयार हो जाएगा। फिर उसका उपयोग खेतों में कर लें। अब तीसरी विधि कौन सी है, ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि, ट्रेंच का हिंदी में सब
मतलब क्या होता है? खाई। इस विधि में क्या करते हैं? खाई खोदते हैं। खाई खोदेंगे 60 मीटर। इस विधि में क्या खोदेंगे? खाई कितनी लंबी? 60 मीटर तो लंबाई करना है उसके, 1 मीटर गहराई करना है और 1.5 मीटर चौड़ाई करना है। ठीक है, इस तरह खाई खोद देंगे एक तरह से। ठीक है, इसकी लंबाई तो कितनी कर देंगे अपन? 60 मीटर। ये गहराई करेंगे कितनी? 1 मीटर, 1 मीटर गहरा, और उसकी चौड़ाई कर देंगे 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसके अंदर गोबर, बिछावन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे। बस इसमें तरीका क्या करना है अपन को? आधी खाई को पहले भरेंगे, आधी को खाली रखेंगे, केवल इस साइड में अपन गोबर, बिछावन ये सब इस साइड में डालते रहेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक ये यहाँ तक पूरी नहीं भर जाती। ठीक है, ये भर जाएगी, लगभग इसको भरने में 3 महीने का समय लग जाएगा। फिर जब ये भर गई तो फिर इसको भरने के बाद हम इस साइड से डालना शुरू करेंगे। समझ गए बात को? फिर अपन इस साइड गोबर डालेंगे, बिछावन वगैरह डालेंगे, इस साइड डालते जाएंगे उसको, और जब इधर 3 महीने में ये भर जाएगी, 3 महीने इसको भरने में लगे, 3 महीने में भरी। कितना टाइम हो गया? 6 महीने मिल गए इसको, तो 6 महीने में ये खाद बन करके क्या हो जाएगी? तैयार। फिर इसको क्या कर लेंगे हम? बाहर निकाल करके खेतों में डाल लेंगे। फिर दोबारा से जब इसको निकाल लेंगे ना, इसके बाद इसी को दोबारा भरना शुरू करेंगे। ठीक, और फिर इसको भी कितना महीने का टाइम मिल गया? फिर 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। फिर इसको डाल लेंगे, फिर यहाँ से जगह खाली हो गई, फिर इधर खाद डाल देंगे, इतने ये तैयार हो जाएगी। इस तरह बार बार खाद तैयार होती रहती है और उसका उपयोग अपन खेतों में करते हैं। समझ गए? इसमें फ़ायदा ये है, सामान्य विधि के जैसी है ये विधि, लेकिन तैयार करने का तरीका अलग हो गया। क्योंकि सामान्य विधि में तो क्या करते हैं अपन? डालते रहते हैं उसके ऊपर उसको, उसके ऊपर डालते रहते हैं। फिर अपन क्या करते हैं? उसको खेतों में डाल लेते हैं, क्योंकि नीचे वाली खाद तो तैयार हो जाएगी। लेकिन सामान्य विधि में ऊपर जो डाला गया है, 15-20 दिन, महीने भर के अंदर जो भी गोबर या कचरा जो भी डाला गया है, वो खाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है, वो पूर्ण रूप से सड़ नहीं पाता है, और उसको फिर अपन खेतों में डाल लेते हैं, तो उसमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए उसकी तुलना में ये विधि ज़्यादा अच्छी है। अपन सामान्य विधि कर रहे हैं, बस यहाँ अपन क्या खोद रहे हैं? खाई खोद रहे हैं, लंबी खाई खोद करके फिर डालते हैं खेतों के अंदर, फिर खाद को तैयार करते हैं। क्योंकि सामान्य विधि में केवल उसी के ऊपर अपन इकट्ठा उसको करते रहते हैं। इतना ही अंतर है सामान्य विधि में और ट्रेंच विधि के अंदर। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह तैयार कर लेंगे कौन सी खाद? गोबर की खाद। तो गोबर खाद तैयार करने की तीनों विधियां बिल्कुल सरल हैं। इसमें ट्रेंच विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखेंगे इसको। कंपोस्ट तैयार करने की विधि। जो कंपोस्ट तैयार करने की भी 3 विधियां हैं। इसमें एक तो कौन सी विधि है? इंदौर विधि। दूसरी कौन सी है? बेंगलोर विधि। और तीसरी कौन सी है? नाडेप विधि। ठीक है, इसमें हमको कौन सी विधि पढ़नी है? नाडेप विधि। नाडेप विधि की बात करेंगे हम। देखो, नाडेप विधि से खाद कैसे तैयार करते हैं, कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं नाडेप विधि से। नाडेप विधि का नाम नाडेप विधि क्यों रखा गया? एक किसान का नाम है नाडेप, महाराष्ट्र के किसान थे नाडेप काका। उन्होंने ही इस विधि को विकसित किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया?
नाडेप विधि। समझ गए? अब नाडेप विधि में प्रमुख रूप से कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होगी? नाडेप विधि से जब अपन खाद तैयार करेंगे तो कौन कौन से पदार्थों को काम में लेंगे? इसमें सबसे पहले तो हम काम में लेंगे कृषि अपशिष्ट। क्या है? कृषि अपशिष्ट, जिसमें अरहर, कपास की डंठल, दूसरे नंबर पर क्या काम में लेंगे? इसके अंदर हम गोबर। क्या काम में लेंगे? गोबर। लेकिन यहाँ गोबर कम मात्रा में ही उपयोग में आएगा। तीसरे नंबर पे क्या काम में लेंगे? छनी हुई मृदा। और क्या काम में लेंगे? पानी। पानी मौसम के अनुसार उपयोग में लेंगे। ठीक है। कृषि जो अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, अरहर है, कपास की डंठल आदि है, इनकी मात्रा रहेगी 1400 से 1500 किलोग्राम। गोबर कितना लेंगे? 90 से 100 किलोग्राम। छनी हुई मृदा कितनी लेंगे? 1750 किलोग्राम। और पानी लेंगे मौसम के अनुसार। ठीक है। ये सारे ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो। इसके बाद में जब खाद तैयार करेंगे उससे पहले कुंड बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नाडेप कुंड। क्या बोलते हैं उसको? नाडेप टैंक भी कह सकते हैं अपन, जिसको नाडेप टैंक तैयार करना पड़ेगा। नाडेप टैंक। अब देखो नाडेप टैंक, नाडेप टैंक 3, 6 और 10, 3 फीट चौड़ा, 6 फीट 10 फीट बनाएंगे। ठीक है। किसका उपयोग करेंगे? ईंटों का। टैंक बनाने के लिए ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का उपयोग भी कर सकते हैं और सीमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे नीचे अपन मिट्टी का उपयोग करेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ आएंगे तो वहाँ किसका उपयोग करेंगे? सीमेंट का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? टैंक बनाते समय एक ईंटों की परत बना देंगे पहले हम, फिर दूसरी परत बना देंगे ईंटों की, फिर तीसरी परत बनाएंगे ईंटों की। लेकिन जब तीसरी परत बनाएंगे तो उसमें क्या छोड़ेंगे? हम होल छोड़ेंगे, बीच में छेद छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? छेद। जैसे यहाँ एक छेद छोड़ दिया। ठीक है। एक छेद यहाँ छोड़ दिया। ठीक है। फिर दूसरी परत, इसके ऊपर एक परत बनाएंगे ईंटों की, फिर इसके ऊपर एक परत बनाएंगे ईंटों की, और फिर तीसरी परत पर क्या छोड़ेंगे? छेद। लेकिन छेद कहाँ छोड़ेंगे? इस छेद के ऊपर नहीं होना चाहिए छेद, इससे इधर की तरफ, यानी छेद पहले यहाँ छोड़ा था तो अब छेद यहाँ छोड़ेंगे। ठीक है। जैसे ये छेद यहाँ छोड़ा था तो अब छेद कहाँ छोड़ेंगे? यहाँ छोड़ेंगे। और फिर ईंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर इसी तरह 2 परत बनाएंगे, फिर अगली परत में क्या छोड़ देंगे? छेद छोड़ देंगे। पहले परत में छेद नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरी में, चौथी में नहीं है, 5वीं में नहीं है, 6ठी में, 7वीं में नहीं है, 8वीं में नहीं है, 9वीं में। इस तरह ध्यान रखना। तीसरी परत में, 6ठी परत में, 9वीं परत में, 12वीं परत में क्या छोड़ने हैं? छेद छोड़ने। और ये छेद जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। छेदों का उपयोग क्या है? कि बाहर से हवा अंदर चली जाए। हवा जाने के लिए ही क्या छोड़े जाते हैं? छेद छोड़े जाते हैं। क्लियर? इस तरह हम तैयार कर लेंगे नाडेप कुंड या नाडेप टैंक। क्या तैयार कर लेंगे? नाडेप टैंक तैयार कर लेंगे। अब जब हम कंपोस्ट तैयार करेंगे उससे पहले, जैसे हमें कल कंपोस्ट तैयार करना है तो उससे पहले क्या करेंगे? गोबर और मिट्टी का क्या कर देंगे? कुंड के अंदर उसकी फर्श को भी, टैंक की फर्श को भी गोबर से लेप कर देंगे, उसके अंदर की दीवारों पर भी गोबर से और मिट्टी से क्या कर देंगे? लेप कर देंगे, लीप देंगे उसको। ठीक है। ऐसा करेंगे कंपोस्ट तैयार करने से पहले।
उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहली परत में अब इसमें 3 परत बिछाएंगे अपन। कितनी परत बिछाएंगे? 3 परत। तो 3 परत में सबसे पहली परत में तो क्या बिछाएंगे हम? वानस्पतिक पदार्थ। क्या बिछाएंगे? वानस्पतिक पदार्थ। दूसरी परत में क्या बिछाएंगे? गोबर। और तीसरी परत में क्या बिछाएंगे? छनी हुई मृदा। ठीक है, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले वानस्पतिक पदार्थ यानी जो भी कपास है, अरहर है, या जो घास फूस है, या पचा हुआ चारा है, इन सबको सबसे नीचे टैंक में सबसे नीचे इनकी क्या बना देंगे? एक परत बना देंगे। क्या बना देंगे? इनकी एक परत बना देंगे। और इस परत की मोटाई रखेंगे कितनी? 6 इंच की। कितनी मोटाई? 6 इंच की मोटाई तक क्या बिछाएंगे? वानस्पतिक पदार्थ। फिर इस परत के ऊपर क्या बिछाएंगे हम? गोबर। क्या बिछाएंगे? गोबर की लेही बना लेंगे। गोबर को क्या करेंगे? पानी के अंदर घोल लेंगे और गाढ़ा घोल बना लेंगे, उसको बोलेंगे लेही। और उसको इसके ऊपर क्या कर देंगे? डाल देंगे। लगभग 4 से 5 किलो गोबर को पानी में घोल कर इस पूरी वानस्पतिक पदार्थ की पूरी परत के ऊपर उसको फैला देंगे। ठीक है, एक सार बिछा देंगे। फिर उसके ऊपर डालेंगे अपन छनी हुई मृदा। छनी हुई मृदा कितनी लेंगे? लगभग 50 से 60 किलो। और उसको गोबर की जो लेही बिछाई हमने उसके ऊपर उसको भी एक साथ चारों तरफ से बराबर कर देंगे और उसको बिछा देंगे। ठीक है, ये क्रम रहेगा। और फिर उसके ऊपर क्या डालेंगे? पानी। उसके ऊपर क्या डाल देंगे हम? पानी डाल देंगे। पानी से छिड़क करके उसको गीला कर देंगे, पानी छिड़क देंगे उसको। ठीक है, फिर उसी क्रम में दोबारा उसके ऊपर क्या बिछाएंगे? वानस्पतिक पदार्थ। फिर क्या बिछाएंगे? गोबर। फिर क्या बिछाएंगे? छनी हुई मृदा। ठीक है, फिर यही क्रम। और ये क्रम कब तक करेंगे? जब तक वो टैंक फुल नहीं भर जाता। जब तक टैंक नहीं भर जाएगा तब तक इस क्रम को अपन बार बार दोहराते रहेंगे। समझ गए? समझ में आ गई बात? सबसे नीचे वानस्पतिक पदार्थ की परत, उसके ऊपर गोबर की लेही की परत, उसके ऊपर छनी हुई मृदा। और छनी हुई मृदा को किससे गीला किया? पानी से। और तब तक भरेंगे जब तक, इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक टैंक पूरा नहीं भर जाता। और जब टैंक भर जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे? भरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछा देंगे। जो ऊपर क्या कौन सी परत बिछा देंगे? मिट्टी की परत। 3 से 4 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछा करके और उसको पानी छिड़क करके उसको पूर्ण रूप से ढंग से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, टैंक को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और छोड़ देंगे उसको। फिर क्या होगा? लगभग 15 से 20 दिन बाद फिर देखेंगे, क्योंकि हमने डाला है वानस्पतिक पदार्थ, गोबर डाला है। अब क्या होगा? ये वानस्पतिक पदार्थ गलेगा, सड़ेगा, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ धंस जाएगा ना पूरा। तो उसमें ऊपर जगह खाली हो जाएगी। टैंक के अंदर ऊपर जगह क्या हो जाएगी? थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। 8 से 9 इंच तक जगह खाली हो जाएगी 15-20 दिन के बाद उसमें। ठीक है, उस 8 से 9 इंच जगह को फिर दोबारा से इसी प्रकार 3 परतों के रूप में वापस भर देंगे। जो जगह खाली हुई उसमें भी 3 परत बनाएंगे। वानस्पतिक पदार्थ, गोबर और छनी हुई मृदा की उसमें भी 3 परत दोबारा से बना देंगे। और फिर दोबारा उसको फुल भर करके, पूरा भर करके, फिर मिट्टी से उसको लेप करके और वापस उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और फिर गोबर और मिट्टी से उसको पूरी तरह से लेप कर देंगे उसका। और पानी भी उसके ऊपर छिड़कते रहेंगे। टाइम टाइम पे उस पर क्या छिड़कते रहेंगे? पानी छिड़कते रहेंगे, उसकी नमी को बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? लगभग 3 से 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने के बाद कंपोस्ट बन करके क्या हो जाएगा? तैयार। तो जब कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगा 3 से 4 महीने बाद, तो फिर उसका उपयोग अपन करेंगे खेतों में डालने के लिए। समझ गए? तो इस विधि को बोलते हैं नाडेप कंपोस्ट विधि। टैंक तैयार करने में ध्यान रखना है छेद कैसे बनाने हैं और परत किस तरह होनी चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, ये दो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे?
वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि। देखो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, पहले तो वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिएगा कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट का मतलब समझ गए, बचा हुआ चारा, कड़बी, जूट, है ना, ये सब चीज़ें चाहिए। दूसरे नंबर पे चाहिएगा हमें गोबर, और गोबर ले लेंगे या कंपोस्ट ले लेंगे। और क्या चाहिए हमें, वर्मी कास्ट। और क्या चाहिएगा, वर्मी कास्ट। और क्या चाहिए, पानी। ये सारी चीज़ें चाहिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। ये होंगी तभी वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। कृषि अपशिष्ट होगा जिसमें कड़बी भी हो सकती है, बचा हुआ चारा भी हो सकता है, पेड़ पौधों की पत्तियां भी हो सकती हैं, है ना। गोबर चाहिए या कंपोस्ट चाहिए, वर्मी कास्ट चाहिए जिसमें केंचुए भी होंगे, कोकून भी होंगे, और पानी चाहिए। अब सबसे पहले हम वह जगह तैयार करेंगे जहां हमें वर्मी कास्ट तैयार करना है, वर्मी कंपोस्ट जहां पर तैयार करना है उस जगह का चुनाव करेंगे। तो कौन सी जगह जाकर के हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, वहाँ पर हमें ध्यान का रखना है कि जिस जगह हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करें वह जगह छायादार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, छायादार, और थोड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए, ऊंचाई पर भी हो और छायादार। अगर छाया नहीं है तो हम ऊपर क्या बना देंगे, झोंपड़ी बना देंगे। झोंपड़ी बनाएंगे पहले और झोंपड़ी के नीचे फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो क्यारी बनाएंगे, क्यारी बोलते हैं, या इसको बोलेंगे वर्मी बेड। ठीक है। उसकी लंबाई रखेंगे कितनी, 30 से 40 फीट, और चौड़ाई कितनी रखेंगे, 3 से 4 फीट। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरह बनाएंगे क्यारी। ये 40 फीट तक तो इसकी हो गई लंबाई, और 4 फीट तक हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ गई बात, बना देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कृषि अपशिष्ट, बचा हुआ चारा, कड़बी, इनको यहाँ पर नीचे बिछा देंगे। क्या कर देंगे, उनको नीचे बिछा देंगे, और बिछा करके 3 इंच मोटी परत बना देंगे। कितनी इंच मोटी, 3 इंच मोटी परत बना देंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके ऊपर जो हमने ये बिछाया है कृषि अपशिष्ट, उसके ऊपर गोबर और कंपोस्ट, गोबर को बिछा देंगे, उसकी परत बना देंगे। कितनी इंच मोटी, 2 इंच मोटी परत बना देंगे, लगभग 3 इंच मोटी परत। अगर लंबाई चौड़ाई ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये बिछाएंगे गोबर, क्या बोलते हैं, कृषि अपशिष्ट बिछाएंगे, उसके ऊपर बिछाएंगे गोबर या कंपोस्ट, और फिर तीसरे नंबर पर लेंगे क्या, वर्मी कास्ट, जिसमें केंचुआ भी है, कोकून भी है, उसको उसके ऊपर क्या कर देंगे, डाल देंगे। ध्यान रखेंगे बीच में पानी का छिड़काव करते रहेंगे। जैसे अपन कृषि अपशिष्ट डालेंगे ना, इसको बिछाने के बाद उसके ऊपर पानी का क्या करेंगे, छिड़काव। फिर उसके ऊपर गोबर बिछाएंगे, गोबर बिछाने के बाद उस पर भी पानी का क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। ठीक है। फिर उसके ऊपर वर्मी कास्ट को बिछा देंगे, एक सार बिछाएंगे, और फिर उसको बिछाने के बाद उसके ऊपर फिर दोबारा से अपन क्या बिछा देंगे, कृषि अपशिष्ट है, कड़बी है ना, जूट है, इन सबको बिछा देंगे और पानी का क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। गोबर का भी, वर्मी कास्ट के ऊपर गोबर भी बिछा सकते हैं अपन, गोबर है, कंपोस्ट है, बचा हुआ चारा है, और सबसे ऊपर फिर अपन उसको कड़बी वगैरह बिछा करके, जूट वगैरह बिछा करके उसको क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से ढक देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसा करेंगे। क्लियर, दोबारा सुनो। सबसे पहले क्या बिछाया, उसके बाद में क्या बिछाएंगे, गोबर, उसके बाद में इनके ऊपर क्या डालते रहेंगे, पानी, उसके बाद में क्या डालेंगे, वर्मी कास्ट के ऊपर गोबर बिछा देंगे, थोड़ा सा गोबर
और कंपोस्ट और बिछा देंगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ये बिछा करके जूट वगैरह कड़बी वगैरह बिछा करके उसको पूरा ढक देंगे, ऊपर से ढक देंगे कड़बी से, जूट से, इनसे उसको ढक देंगे बिल्कुल, ठीक है। और पानी का टाइम टाइम पर क्या करते रहेंगे, छिड़काव। नमी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि केंचुआ नमी में क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। पानी की कमी छोड़ देंगे तो फिर केंचुआ क्रियाशीलता कम हो जाएगी। और छाया भी ज़रूरी है, क्योंकि छाया में, अंधेरे में ही केंचुआ ज़्यादा क्रियाशील रहता है, तो छाया भी होनी चाहिए और नमी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करते रहेंगे, पानी का छिड़काव टाइम टू टाइम करते रहेंगे। लगभग 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन में, यानी 2 महीने में ये वर्मी कंपोस्ट बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जब हमें लगा कि कंपोस्ट तैयार हो चुका है और हमें उसको निकालना है, तो हम उसके ऊपर पानी छिड़कना बंद कर देंगे। जब पानी छिड़कना बंद कर देंगे तो केंचुओं को नमी नहीं मिल पाएगी, पानी नहीं मिल पाएगा तो केंचुए क्या करेंगे, नमी की तलाश में नीचे चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, तो ऊपर से केंचुए हट जाएंगे, फिर ऊपर से हम कड़बी को हटा करके और क्या कर लेंगे, वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर लेंगे। इस तरह वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके और उपयोग में ले लिया जाता है, ठीक है। इस तरह तैयार किया जाता है वर्मी कंपोस्ट। आ गई बात समझ में, किस तरह तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तीनों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की है, और तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे, और तीनों ही परीक्षा के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।